अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज आपकी खिदमत में 5 से 6 खबरें लेकर हाजिर हो गई हूँ जनाब। तो सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज का रनडाउन जो है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सुनने के बाद आपके फिर से होश उड़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत अरसे से परवेज़ खटक खामोशी इख्तियार किए हुए थे, लेकिन अब वो खुलकर मैदान में आ गए हैं। न्याज़ी साहब को ना सिर्फ चैलेंज कर रहे हैं बल्कि उन्होंने न्याज़ी साहब की जितनी भी करप्शन की दास्तानें हैं वो खोल कर सामने रखती हैं। उन्होंने बहुत से खतरनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं नाज़ी साहब के बारे में, और वो शौकत खानम से भी रिलेटेड हैं, पैसे खाने से भी रिलेटेड है, और अपने ही लोगों को किस तरह से वो इस्तेमाल करते रहे हैं गलत कामों के लिए। वो सारी जो कहानी है परवेज़ खटक की ज़बानी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने मेरे साथ ट्यून रहना है पूरे व्लॉग में। और साथ ही जो दूसरे नंबर पे मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है वो बड़ी परेशान कुन है। वो इस तरह से कि न्याजी ने अब फाइनली जो है वो ओवरसीज यूथियों को एक्टिव कर लिया है। उन्होंने एक बड़ी ही गंदी हरकत की है अमेरिकन एम्बेसी के सामने। आज आपको सबूत के साथ मैंने वो दिखाना है। तीसरे नंबर पे जहांगीर तरीन के भाई ने खुदकुशी कर ली थी, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। उसके हवाले से मैंने आपको कुछ खबरें बतानी है। और शहबाज शरीफ की उनके घर पे आमद हुई और न्याजी साहब अब तक क्यों नहीं गए, जिनके लिए वो जहाज भरते रहे, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आज मैंने कादियानियों के कुछ वीडियो सबूत के तौर पे आपको दिखाने हैं कि किस तरह से उनके ताने बाने जो है वो न्याजी साहब के साथ मिलते हैं। और न्याजी साहब की काबीना में काम करने वाले एक अहमदी पकड़े गए हैं और वो अमेरिका क्या करने गए थे, मिर्जा मसरूर अहमद के साथ मिलते हुए क्या करने गए थे, वो भी सबूत के तौर पर मैंने आपके सामने पेश करना है। इसके अलावा आज मैंने आपको बताना है लाहौर के अंदर एक तकरीब हुई, सेहत का इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का एक इवेंट था, और उसके दौरान एक बहुत ही बेहुदा किस्म का वाकया पेश आया। जब सामने प्रेजेंटेशन के लिए स्क्रीन ऑन की गई और वहां पर जो है एक फहश वीडियो जो है वो प्ले हो गई, और उसके बाद क्या हुआ वो सारी खबर आज आपके सामने रखनी है। इसके अलावा मैंने आज आपको कामरान खान जो है, जो अपनी तरफ से तो सहाफत की दुनिया के बेताज बादशाह बनते हैं, लेकिन उनकी मुनाफिकत किस किस तरह से वक्त के साथ खुली है वो आज आपके सामने रखनी है। और आसमा शिराजी कहती हैं कि वो नाउजुबिल्ला 3 वर्ड्स बोल रही हैं अपने बारे में, कंजरी, गश्ती और तवाइफ। ये इतने गंदे अल्फाज हैं, आखिर आसमा शिराजी जैसी खातून को ये अल्फाज क्यों बोलने पड़े, ये सब चीजें आपके सामने रखूंगी। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं आज आपके सामने परवेज खटक कर रखना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि मैं पूरी तफसीलात आपको बताऊं और आप बिल्कुल वो हमतन गोश हो के सुने, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक वीडियो सबूत दिखाना चाहती हूँ। वीडियो सबूत में आप देख सकते हैं कि अमेरिकन एम्बेसी के सामने यूथिये इकट्ठे हुए, ना सिर्फ इकट्ठे हुए बल्कि उन्होंने इंतहाई गंदे और गलीज किस्म के नारे लगाए। और ना सिर्फ गंदे और गलीज किस्म के नारे लगाए बल्कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब करके उनको मुर्दाबाद के नारे लगाए, और जनरल फैसल नसीर के बारे में भी उन्होंने गंदे गंदे नारे लगाए, और साथ में उन्होंने कहा कि तेरा बाप भी देगा आजादी। अब मेरा ये सवाल है कि इनको किससे आजादी चाहिए? अगर तो ये अमेरिका से आजादी चाहते थे क्योंकि न्याजी साहब ने साइफर का झूठा ड्रामा किया था, तो फिर ये अमेरिका में बैठकर ही आजादी किससे मांग रहे हैं? अमेरिका से क्यों नहीं आजादी मांगते? और अगर इनको आजादी पाकिस्तान से चाहिए तो ये तो पाकिस्तान से पहले ही दफा हो गए हैं बाहर। और अगर इनको फिर भी आजादी चाहिए तो मैं हुकूमत वक्त से, हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करूंगी कि इन लोगों के पासपोर्ट्स, इनके नायकॉब, इनके कागजात को मुअत्तल किया जाए, ताकि ये पाकिस्तानी शहरी के तौर पे कभी भी अपनी पहचान न बना सके। ये गंदे अंडे जो हैं बाहर ही रहें और फिर इनको आज़ादी मिल जाए, और वो आज़ादी इनकी दायमी आज़ादी होगी। पहले जरा देखिए कि ये किस तरह के नारे लगाते रहे। अब चलते हैं जनाब जी दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर जो है वो जहांगीर तरीन से रिलेटेड है। आपको पता है वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। हर इंसान का ये फर्ज होता है कि उसने अखलाकियात का जो पहलू है उसको छोड़ना नहीं होता। अखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए अगर किसी दुश्मन के घर में भी कोई खुशी या गमी है तो आप उसको खुशी पे मुबारकबाद दीजिए। अगर उसके घर कोई गमी है तो आप उसके साथ दुख का इजहार कीजिए। जहांगीर तरीन के साथ गुज़श्ता कुछ दिन पहले जो है वो एक बड़ा ही अलमनाक किस्म का हादसा पेश आया, जब उनके सगे भाई ने अपनी कन पट्टी पे खुद ही पिस्टल मार के खुद खुशी कर ली थी। और आप ये देखिए कि ये जो यूथिये हैं इन्होंने इसके ऊपर भी सियासत चमकाने की कोशिश की, और इन्होंने क्या हरकत की कि जो जहांगीर तरीन के भाई थे वो बहुत ही खतरनाक किस्म के स्टीरॉइड्स खा रहे थे, और उन्होंने अपने आखिरी बयान में लिखा था खुदकुशी से पहले कि वो एक शदीद किस्म की
बीमारी में मुब्तला हो गए थे और उन्होंने कहा कि मेरा जो नौकर है वो मुझे संभाल संभाल के थक गया है और मैं अस्पताल के चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ, मैं जिंदगी से थक गया हूँ और अब मैं मजीद ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने लिखा था उनसे बैठा नहीं जाता, उन्होंने कहा था उनकी नजर कमजोर हो गई है, उसकी वजह से उन्होंने कहा था कि बेशक ये हराम मौत होती है, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो अपनी जिंदगी का खात्मा करने जा रहे हैं। बहरहाल उनकी जिंदगी का खात्मा हो गया। जहांगीर तरीन उस वक्त जो है इस्तेहकाम पार्टी की एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे थे जब उनको ये पता चला, उनके ऊपर गम का पहाड़ टूटा और उसके बाद से लेकर जहांगीर तरीन जो है वो अपने घर पे ही हैं। बहुत सारे लोग, उनके राइवल्स, उनके दुश्मन तक उनसे अफसोस करने के लिए आए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना आए तो न्याजी साहब नहीं आए। अब आप ये अंदाजा कीजिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, गुज़श्ता रोज यानी एक दिन गुजर चुका होगा, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन के घर पे आए। हालांकि जहांगीर तरीन के राइवल रहे हैं शहबाज शरीफ, वो इस तरह से कि आपको पता है कि जहांगीर तरीन जो है वो न्याजी के लिए, न्याजी की खातिर जहाज के अंदर लोगों को भर भर के, पार्टियां तब्दील करा करा के, और नून लीग वो सबसे बड़ी पार्टी थी जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुई थी, जिनके लोगों को थप्पड़ मार मार के, जिनके लोगों को जदोकोब कर करके उनकी पार्टीज उस जमाने में बदलवाई जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने इखलाकियात का दामन नहीं छोड़ा। वो खुद जाती तौर पे गए जहांगीर तरीन से जाकर, उन्होंने जो है वो अफसोस किया, लेकिन न्याजी साहब का वहां पर कोई अता पता नहीं था। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले नईमुल हक जो न्याजी साहब के जिगरी यार थे, उनके जनाजे पे भी न्याजी साहब नहीं गए थे। ईधी साहब के जनाजे पर भी वो नहीं गए थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जनाजे पर सारी दुनिया उमंड आई थी, तमाम वुज़रा भी गए थे, लेकिन न्याजी साहब नहीं आए थे। जिले शाह, जिसका खुद का ताल्लुक जो है पीटीआई से, जिसका नाम लेकर न्याजी साहब सियासत करते हैं, उसकी मौत के ऊपर सियासत करते हैं, उसके भी जनाजे पे न्याजी साहब नहीं गए थे। यहाँ तक कि परवेज खटक की जो मिसेज हैं उनकी डेथ हो गई थी, और परवेज खटक की मिसेज के जनाजे तो दूर की बात है, उनके लिए अफसोस के लिए भी न्याजी साहब नहीं गए थे, जिसके बाद जो है वो असल में परवेज खटक जो है वो न्याजी साहब से बहुत ही ज्यादा बदजन हो गए थे। अब चलते हैं जनाब जी आज की सबसे खतरनाक खबर की तरफ, और वो ये है कि ये जो कादियानी लॉबी है ये न्याजी साहब के साथ जो है वो इस तरह से है, यानी कि यक जान दो कालिब। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि न्याजी साहब कर क्या रहे हैं। न्याजी साहब की दौरे हुकूमत में तल अबीब से जहाज उड़ता है और पाकिस्तान आ जाता है। न्याजी साहब के 75 साल ये पूरे दौर के अंदर, यानी 75 साल पाकिस्तान की तारीख में और न्याजी साहब की हुकूमत में ही पहली हुकूमत है जिसमें न्याजी साहब जो हैं वो जनरल बाजवा और फैज को इस बात पे राजी करते हैं कि आपको इसराइल से मुलाकातें करनी चाहिए, आपको उनके साथ ताल्लुकात रखने चाहिए। अच्छा, न्याजी दौर के अंदर ही कादियानी जो हैं वो कहते हैं कि वो जो बुलाते हैं ना, जो न्याजी साहब अक्सर अपनी तकरीर में कहते हैं मेरी कौम, वो कहते हैं वो कौम दरअसल हमें मुखातिब करते हैं। अब जनाब कुछ बड़े सबूत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। पहले मैं आपको एक ये कादियानी टाइप का बंदा है, इसने भी अपना एक फिरका बनाया हुआ है, इसका एक वीडियो सुनवाना चाहती हूँ जिसमें ये कह रहा है कि हम बातनी तौर पे जाहिर होंगे। कब जाहिर होंगे? जब न्याजी की हुकूमत आ जाएगी, और बातनी तौर पे फिर हम वो शक्ल इख्तियार करके न्याजी के पास आएंगे कि हम अपने मकसद जो है वो न्याजी से और उसकी बीवी से पूरे करवाएंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि हम उस शक्ल में आएंगे जिस शक्ल को उसकी बीवी मानती है। सवाल ये पैदा होता है कि उसकी बीवी किसको मानती है, क्योंकि हम सब मुसलमान तो अल्लाह को मानते हैं। अब ये शख्स क्या कह रहा है इसके बाद मैं आपको जरा सबूत दिखाती हूँ, लेकिन पहले जरा ये सुन लें। अगर आप ये नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब इमरान खान आ जाएगा ना अपनी सीट पर, तो फिर हम बातनी तौर पर इसके सामने जाहिर होंगे। और फिर हम इसको चार्टर ऑफ रूल देंगे। अपनी शक्ल में जाहिर नहीं होंगे, किसी और की, उसकी शक्ल में जाहिर होंगे जिसको इसकी बीवी मानती है ना, उसकी शक्ल में जाहिर होंगे जिसको इसकी बीवी मानती है ना। जी तो जनाब आपने सुना, अब जरा मुलाहिजा फरमाइए। ये पीटीआई की तरफ से जनाब आली, पीटीआई ने एक पोस्ट की है और उस पोस्ट के अंदर उन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जी, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक ट्वीट है जो कि पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से किया गया है। नीचे आपको एक शख्स और एक खातून नजर आ रहे हैं। खातून अमेरिकन है और उसके साथ खड़ा हुआ शख्स जो है वो पाकिस्तानी नयात है। अब जनाब आप जरा देखिए कि पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से जो ट्वीट किया जाता है वो इस शख्स के बारे में किया जाता है कि ये अमेरिका गया है। लिखा जाता है कि पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ महमूद मीट्स यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। यानी कि उन्होंने लिखा है कि ये जो शख्स है जिसका नाम डॉक्टर आसिफ महमूद है, जो कि एक कादियानी है,
اور PTI سے تعلق رکھتا ہے. یہ ملاقات کرنے کے لیے گیا ہے کیملا ہارس سے, اور یہ بات چیت کیا کرنے گیا؟ یہ کیملا ہارس کو یہ کہنے گیا ہے کہ جناب جی 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے اس میں نیازی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نیازی کو امان دی جائے, اس کو بچایا جائے. اب یہ شخص قادیانی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب ثبوت کے طور پہ آپ کہیں گے کہ جناب جی یہ کیسے ہو سکتا ہے زنیرہ خود سے ایسے ہی بس بنا کے بتا رہی ہو. تو یہ ذرا آپ سکرین پہ دیکھیے دوسری تصویر, آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ قادیانیوں کا جو مرزا مسرور ہے اس کے ساتھ بھی ملاقات کرتا ہے اور کر کے آیا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ مسلمان ہے اور اگر یہ قادیانی نہیں ہے تو یہ مرزا مسرور احمد کے ساتھ امریکہ میں ملاقات کرتے ہوئے, اور ایک طرف کیملا ہیرس سے مل رہا ہے, ایک طرف یہ اس سے مل رہا ہے, اور آواز کس کے لیے اٹھا رہا ہے؟ نیازی صاحب کے لیے اٹھا رہا ہے. اور پھر آگے نیازی صاحب کے حق میں کون بول رہا ہے؟ اسرائیل بول رہا ہے. اگر اس کے باوجود کسی کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے تو پھر میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی, کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے نا کہ دجال بھی آ جائے گا تو لوگ دجال کی طرف ہو جائیں گے. تو پھر جب جن لوگوں کے دل کمزور ہیں, جن کے ایمان کمزور ہیں, اگر وہ سچائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی نہیں ماننا چاہتے تو ہم نے ان کو منوانا نہیں ہے, ہم نے ان کو صرف بتانا ہے. آگے اللہ کہتا ہے کہ ہدایت تو میں اسی کو دیتا ہوں جو ہدایت مانگتا ہے, جو ہدایت نہیں مانگتا اللہ اس کو ہدایت ہی نہیں دیتا. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ فیصلہ کرنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو آپ اللہ سے ہدایت مانگ لیں, اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا. چلے جناب جی اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر یہ ہے کہ لاہور کے اندر ایک بہت ہی عجیب قسم کا واقعہ پیش آیا, جہاں پہ لاہور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی طرف سے جو ہے ڈینگی کے اوپر, آج کل آپ کو پتہ برسات کا موسم چل رہا ہے اور نہریں وغیرہ بہت چل رہی ہیں اور جگہ جگہ مچھر اور جگہ جگہ ڈینگی جو ہے وہ پھیل رہا ہے. لاہور کے ہاسپٹلس جو ہیں وہ موسٹلی سیزن کے اندر پھیل جاتے ہیں. تو ڈینگی سے بچاؤ کے لیے یہ تقریب تھی اور اس میں خواتین زیادہ بڑی مقدار میں یعنی کہ وہاں پہ موجود تھیں, بڑی تعداد میں موجود تھیں. لیکن ہوا کیا جناب جی کے سامنے پریزنٹیشن دینے کے لیے اسکرین کے اوپر جب پریزنٹیشن کے لیے ویڈیو کو پلے کیا گیا تو وہاں پر فحش ویڈیو چل گیا. حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے, مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جانا چاہیے, لیکن نہیں, اس کو ہیکر نے کسی طریقے سے ہیک کیا اور اس نے یہ جو حرکت کی. بتایا جاتا ہے کہ اس وقت موقع پہ جو خواتین تھیں ظاہری بات ہے ان کے لیے بہت ہی امبیرسمنٹ کا موقع تھا اور پھر وہ جو ہیں وہ اٹھ کے وہاں سے جانے پہ مجبور ہو گئیں. بلکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ خبر آپ خود ہی سن لیجیے. سب کچھ آن لائن ہونے کے نتائج موصول ہونا شروع ہو گئے. انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں گلوبل نیو انیشیٹو ان ڈینگی اینڈ سچویشن ان پاکستان زوم سیمینار میں اچانک ایسی فلم چل گئی کہ دیکھنے والے آپس میں منہ چھپاتے نظر آئے. سیمینار میں بڑی تعداد میں خواتین بھی شریک تھیں. انتظامیہ 2 منٹ تک ویڈیو ہٹانے میں ناکام رہی. وہاں موجود خواتین اٹھ کر باہر جانے پر مجبور ہو گئی. خواتین نے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. اب چلتے ہیں جناب جی اگلی خبر کی طرف, جو کہ مین خبر ہے جو آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے پرویز خٹک کے بارے میں. پرویز خٹک نے جناب جی کہا تھا نیازی صاحب کو نہ چھیڑ ملنگانو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پرویز خٹک جو ہیں جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے تھے تو وہ شروع سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا رکھتے تھے. نیازی صاحب نے جب ان کو پیغام دے کر بھیجا اور جب پرویز خٹک کو پتا چل گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی, انہوں نے صاف نیازی کو کہا کہ بھائی یہ بات ہے 9 مئی کے واقعات پہ نو ٹالرنس ہے, آپ معافی مانگ لیں, پیچھے ہٹ جائیں. نیازی نے کہا نہیں جو یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آپ نے دیکھا شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بھی تھوڑا بیک فٹ پہ آئے, لیکن نیازی صاحب نہیں آئے. پرویز خٹک جو ہیں انہوں نے پارٹی چھوڑی اور خاموشی سے وہ سائڈ پہ ہو گئے. انہوں نے نیازی کے خلاف کوئی غلط بات نہیں کی, لیکن نیازی صاحب نے ان کو اکسایا, ان کے اوپر غداری کے فتوے لگائے. یہاں تک کہ پرویز خٹک کو جب انہوں نے دیکھا کہ پرویز خٹک جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اندر اپنی الگ پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا جہانگیر ترین نے جناب استحکام پارٹی جب بنائی پاکستان تو اس میں انہوں نے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے یعنی کہ پرویز خٹک کو بھی دعوت دی. لیکن پرویز خٹک کی اپنی چوائس تھی. انہوں نے کہا جی کہ میں کسی بھی طور پہ جہانگیر ترین کی پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتا, بلکہ میری اپنا, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے, میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں, میری فین فالوئنگ اور میرے ووٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, وہاں کا سینیریو ڈفرینٹ ہے, اس لیے میں اپنی الگ سے پارٹی بناتا ہوں. جیسے ہی نیازی صاحب کو ظاہری بات ہے یہ بات پتہ چلی, انہوں نے فوری طور پہ پرویز خٹک کو شو کاز نوٹس جاری کیا. نہ صرف شو کاز نوٹس جاری کیا بلکہ ان کو ڈرایا دھمکایا, لیکن پرویز خٹک نے یہ کہا کہ میں ڈرنے والا کوئی نہیں ہوں. اس کے بعد پرویز خٹک نے نیازی صاحب کو یہ بھی دعویٰ کر دیا, چیلنج کر دیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے تو آپ آئیے اور میرے مقابلے میں الیکشن لڑیے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نیازی صاحب نے نہ صرف ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا بلکہ ان کو کہا کہ پارٹی کی رکنیت سے بھی ہم ان کو معطل کرتے ہیں. ویسے بھی تو پرویز خٹک جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ چکے تھے. اب پرویز خٹک اور نیازی جو ہیں وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں, رائیول ہیں ایک دوسرے کے. اب آپ کو یاد ہوگا
कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ये लोग कहते थे कि जनाब अली वो करप्ट हैं, वो पैसा खाते हैं, लेकिन अब जो इंकशाफात किए हैं परवेज़ खटक ने वो तो वैसे ही हैरान कुन है। परवेज़ खटक ने नए इंकशाफात में जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो मैं एज इट इज़ जैसे उनके वर्ड्स हैं वो आपके सामने पढ़ के आपको सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि जो शहराम तरकई के वालिद हैं लियाकत तरकई, उनको न्याजी साहब ने जब सेनेटर बनाया तो सेनेटर बनाने के लिए उन्होंने उनसे 50 करोड़ रुपए की रिश्वत यानी कि फंड्स जो हैं वो लिए। आपको पता होगा कि थोड़े दिन पहले भी न्याजी साहब का ऑडियो इससे रिलेटेड जो है वो लीक हुआ था, जिसमें साकिब निसार का बेटा जो है वो डील करता हुआ पकड़ा गया था, जिसमें वो 1-1, 2-2 करोड़ रुपए लोगों से हदिया और चंदा मांग रहा है इस बात पे कि न्याजी के साथ मुलाकात 1 करोड़ में होगी या 2 करोड़ में होगी। अब जनाब जो परवेज़ खटक हैं वो कहते हैं कि ये जो लियाकत तरकई हैं इनसे 50 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो न्याजी ने वसूल की, लेकिन अब वसूल करना एक बहुत बड़ा मसला था कि 50 करोड़ को जस्टिफाई कल को कैसे करेंगे। जैसे आजकल आपको पता है 190 मिलियन पाउंड का उनके ऊपर केस बना हुआ है, तो उसके लिए न्याजी साहब ने इस शख्स से रिश्वत लेने के लिए इसको मशवरा ये दिया लियाकत तरकई को कि तुम ये जो 50 करोड़ रुपए हैं इसको शौकत खानम में फंड्स के नाम पे जो है वो जमा करवा दो। यानी अब आपको समझ आई कि न्याजी साहब ने शौकत खानम जो है ना वो एक रिश्वत का अड्डा बनाया हुआ है, यानी कि बड़ा आसान है उनके लिए, जिसने भी उनको रिश्वत देनी है वो आसानी से ये कह देगा कि मैंने तो वहां पे डोनेशन दिया है। अब 50 करोड़ रुपए का कौन डोनेशन देता है, आप खुद सोचें। अब जनाब जी लियाकत तरकई के बारे में आप जानना चाहेंगे कि वो असल में हैं कौन, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं लेकिन मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये जो लियाकत तरकई हैं ये जनाब कस्टम के एक साबका इंस्पेक्टर रह चुके हैं और इंस्पेक्टर के तौर पे ही ये रिटायर हुए थे, मतलब इनकी कोई तरक्की नहीं हुई थी क्योंकि इनकी रेप्यूट काफ़ी ख़राब थी। उसके बावजूद एक इंस्पेक्टर रहने के बावजूद इनके पास 50 करोड़ रुपए कहाँ से आते हैं, इनके पास इतना माल और दौलत कहाँ से आता है, वहां से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी क्या रेप्यूट है। इसके बारे में परवेज़ खटक ने कहा कि रियासत मदीना का ये जो ठेकेदार है यानी कि न्याजी, ये इस बात का जवाब दें कि लियाकत तरकई को एक घर में कितने ओहदे और कितनी सीटें दी गई, यानी कि लियाकत तरकई की जो फैमिली के तमाम लोग हैं उन सबको न्याजी साहब ने नवाज दिया, उन सबको सीटें दे दी। वो कैसे, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे एरोज भी नजर आ रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि किस किस को इन्होंने क्या क्या ओहदा दिया है। तरकई फैमिली का शुमार जो है वो परवेज़ खटक के मुताबिक उन खानदानों में होता है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े टैक्स चोर हैं और इन्होंने सिगरेट बनाने के कारखाने भी लगा चुके हैं और 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक के सिगरेट यानी कि हर तरह की ये बनाते हैं, उस तरह की चीजें सप्लाई करते हैं। तरकई फैमिली जो है पाकिस्तान में नंबर 1 की जुआ खेलने वाली बड़ी फैमिली है और लियाकत तरकई को टैक्स चोरों का बाप कहा जाता है। और आज भी आप किसी दुकान में जाएं, सिगरेट देखें तो तरकई के कारखाने से बने हुए सिगरेट आपको फौरन मिलेंगे। और तरकई फैमिली जो है वो केपी के अंदर कस्टम चोर के नाम से मशहूर है, ये उनका कहना है। और 50 करोड़ के अलावा अरबों रुपए उन्होंने न्याजी साहब को आज तक दे दिए हुए हैं। 50 करोड़ तो वो हैं जो जाहिरी तौर पे अभी आपको पता चले, इसके अलावा वो अरबों रुपया न्याजी को खिला चुके हैं भत्ते के तौर पे, रिश्वत के तौर पे, डोनेशन के नाम पे। और खैबर पख्तूनख्वा के जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इस तरकई फैमिली के हाथ में हैं। अब मैं आपके सामने रख दूं कि सरकारी अस्पतालों को जो दवाइयां मुहैया की जाती हैं वो भी तरकई फैमिली जो है वो मुहैया करती है। सरकारी स्कूलों को फर्नीचर की सप्लाई तरकई फैमिली करती है। जंगलात में दरख्तों की कटाई जो है खुलेआम वो तरकई फैमिली करती है। और जो मोटरवे और शाहराहों की तामीर है और उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी तरकई फैमिली करती है। यानी कि अगर वो न्याजी को 50 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रहे हैं तो बदले में वो जंगल के जंगल काट रहे हैं, बदले में वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट की अमलाक को पकड़ के बेच रहे हैं, वो सड़कों के जो ठेके हैं वो ले रहे हैं और वो जो है वो दूसरे टाइप के सिगरेट्स जो हैं वो बांट रहे हैं, कारखाने वो लगा रहे हैं। तो अब आप यहाँ से अंदाजा कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। अब उनकी फैमिली में किन किन को न्याजी साहब ने इन 50 करोड़ और अरबों रुपए की रिश्वत लेकर क्या क्या नवाजा है। जनाब ये स्क्रीन के ऊपर आपको येलो येलो साइंस नजर आ रहे हैं, ये तरकई फैमिली के अहम मेंबर्स हैं। इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि शहराम तरकई सबसे पहले इनकी फैमिली के एक मेंबर हैं जिनको मिनिस्टर हेल्थ केपी और दूसरी वजारतें जो हैं वो दी गई हैं। लियाकत तरकई जो हैं, जो इनके वालिद हैं, उनको सेनेटर बनाया गया है। मोहम्मद अली तरकई को एमपीए बनाया गया जो कि इनके भाई हैं। उस्मान तरकई जो हैं वो भी एमपीए हैं और वो भी इनके भाई हैं। और बुलंद तरकई हैं, एमपीए हैं, वो इनके भांजे हैं। और खवातीन की रिजर्व सीट्स इनको दी गई हैं और उनको भी एमपीए बनाया गया है। इसके बारे में जो परवेज़ खटक है उनका ये भी कहना है कि इस फैमिली के ऊपर कई मरतबा जो है वो नैब के केसेस बनाए गए हैं लेकिन हर बार इनकी फाइलें जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं। तो अब आपके सामने है कि न्याजी साहब किस तरह से
शौकत खानम के अंदर जो है चंदे के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं, रिश्वत लेते हैं और किस तरह से लोगों को नवाजते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपको पता होगा कि बिलियन ट्री मंसूबे का भी मैंने आपके सामने रखा था कि न्याजी साहब ने बिलियन ट्री मंसूबा बनाया सिर्फ फोटोशॉप के जरिए। खाली पहाड़ियों के ऊपर एडिटिंग करके दिखाया कि बिफोर यानी कि पहले ये पहाड़ी खाली थी और अब ये पहाड़ी भर चुकी है, देखें जी हमने इतने दरख्त लगाए। लेकिन जब उसके बारे में हकीकत में सर्वे किया गया तो पता ये चला कि वो जो तमाम पैसा था, वो जो तमाम फंड्स थे, उनके अपने ही वज़रा जो हैं वो खा चुके हैं। बहरहाल जनाब अली क्या कह सकते हैं, अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ जो कि आसमा शिराजी से रिलेटेड है। आसमा शिराजी जो है इनके बारे में पहले भी एक व्लॉग में आपको बता चुकी हूँ, काफी हर्ट है वो। उनका कहना यह है कि न्याजी साहब के दौरे हुकूमत में उनको किस तरह की गंदी गालियों और कैरेक्टर असैसिनेशन का सामना रहा, और उनका कहना यह है कि किस तरह से उनके बच्चे जो हैं वो नफसियाती मरीज बनते बनते रह गए कि हमारी माँ जो है वो इज्जत के साथ वीडियोस बना रही है या प्रोग्राम्स कर रही है, और वो कहती हैं कि जितने भी यूथिये हैं ये दलाइल के साथ बात नहीं करते। अगर आप कोई सबूत दोगे या आपके साथ दलाइल से बात करने के बजाय क्या करेंगे कि आपको गंदी गंदी गलीज गालियां देना शुरू कर देंगे। और उसमें उन्होंने 3 गालियों के नाम लिए हैं जो कि इंतहाई गलीज हैं। क्या कह रही हैं आसमा शिराजी, खुद ही सुन लीजिए। वालों के सामने जब आपको रोज गश्ती, कंजरी, तवाइफ कहा जाए तो उस वक्त आपकी फिर हिम्मत नहीं बढ़ती, मगर मैं जान के ये लफ्ज बोल रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मगर मुझे बोलना है ये कि ये हमने पिछले 4 साल में कई बार सुना है। जिसकी बेटी है वो जरूर। और मैं आपको आज एक बात बताऊं कि एक बहुत आला ओहदेदार ने इस पूरे वक्त में मुझे बुलाया कि आपके खिलाफ हुकूमत भी है, हम भी आपके मुखालिफ हैं, तो आप ये छोड़ दें क्या ये वो। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा आपकी बेटियां हैं? उनका जी 3 बेटियां हैं। मैंने कहा अगर आपकी बेटी को किसी एक को रोज कंजरी, गश्ती, तवाइफ कहा जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो वो एकदम यूं हो गए और उनके चेहरे पे लाली सी आई, गुस्सा आया, इस्तराब आया। तो मैंने कहा हमें हर रोज कहा जाता है। आसमा शिराजी जैसे लोग तो अपनी बात पे कायम रहते हैं, लेकिन कामरान खान के बारे में तो आप क्या कहेंगे कि उनसे बड़ा मुनाफिक आजम मैंने आज तक नहीं देखा। यानी आप अंदाजा करें कि जब न्याजी साहब का दौरे हुकूमत था तो वो न्याजी साहब को एक ऑनरेबल ऑनेस्ट लीडर कहा करते थे। वो कहा करते थे आप जैसा लीडर मैंने आज तक मुस्लिम उम्मा पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं देखा। और फिर जैसे ही न्याजी साहब की हुकूमत उतरी और उनको समझ आ गया कि एस्टैब्लिशमेंट का क्या मूड है, तो यही कामरान खान जो है वो उनकी जई थई फेरते रहे और कैसे कैसे उनको भिगो के छित्तर मारते रहे। खुद ही देखिए। आपने तो हमारा दिल जीत लिया, क्योंकि आपने कहा कि अगर मुझे मौका मिलता तो हो सकता है मैं वो बात कह देता जो उनको चाहिए थी। गोया कि अगर वो कहते हैं कि आप साफ कहें कि जी कि मैं इस बात पे माजरत करता हूँ या माफी मांगता हूँ, तो आप कर लेते वो बात, और शायद आपको जाहिर है अभी आगे एक मौका मिलेगा। तो ये 4 चीजें आपने बड़ी जबरदस्त की हैं हज़ब, जो कि क्योंकि ये पाकिस्तानी जो है वो एक अपना ऑनरेबल लीडर चाहते हैं, वो अपना एक ऑनेस्ट लीडर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो हमारा जो ऑनरेबल लीडर हो उसके फिर जो उसके पैराफर्नेलिया है वो भी ऐसे ही हो। मिसाल के तौर पे जैसे कि आपने फरमाया कि फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हो, एक हमारी बड़ी सॉलिड फौज है, उसकी इज्जत हो, तकरीम हो, उसका लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो, उनके आपस में बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हो, जो कि आपके पूरे 4 साल के दौरान तो मैंने तो ऐसे कभी देखा ही नहीं, ऐसा हाइब्रिड रूल और इस तरह की वो सारी चीजें। फिर आप कि जैसे आपने कहा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका के साथ आपके बड़े जबरदस्त ताल्लुकात थे, फिर उसके बाद आपकी अदलिया के साथ अपने जमाने में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और ये तमाम चीजों के अंदर आप कहते हैं कि इसके लिए एक रास्ता है कि एक इलेक्शन की बात करो, तो मैं हर चीज पे बात करने के लिए तैयार हूं। CUS की बात अभी आप छोड़े, फिर जब जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो आएगी। ये तो एक पूरा जो कॉम्पोजिट आपने एक सोल्यूशन दिया है सब, ये आपको पता है ना कि ये एक बहुत ही वायबल बिगिनिंग है किसी मुल्क को इस इंतहाई जो इस वक्त डिच में है, एक तबाही है बिल्कुल, इतनी जितने पाकिस्तानी और हम लोग सब परेशान है, उससे निकलने का ये फॉर्मूला है। नहीं समझा कि वो अपने कलीदी फैसलों में उस सियासी जमात की सुनते, चाहे वो कौमी असम्बली से PTI के इस्तीफों का मामला हो, चाहे वो पंजाब और KPK की गवर्नमेंट ख़त्म करने का मामला हो, चाहे जेल भरो तहरीक का मामला हो, चाहे और जितने कलीदी फैसले इमरान खान ने तनहा वो फैसले किए। 99% जमात ने उनको इससे बाज रखने की कोशिश की, उन्होंने किसी की कोई बात नहीं मानी। वो एक जिद्दी आदमी थे, वो अपनी अकड़ में थे, और अल्लाह ताला को किसी चीज़ से अगर नाराज़गी है तो वो अकड़ से है, तकब्बुर से है और गुरूर से है।
تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں کہ آسما شیرازی نے جو کہا اس سے آپ متفق ہیں یا کامران خان کے جلیبی ٹن سے آپ متفق ہیں, یا جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں اس کے بارے میں مجھے بتائیے. اس کے علاوہ مجھے بتائیے کہ پرویز خٹک نے جو خطرناک قسم کے انکشافات کیے ہیں نیازی صاحب کے بارے میں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. مجھے بتائیے کہ امریکن ایمبیسی کے سامنے نیازی صاحب نے یوٹیوب کا استعمال کیا, اس سے پہلے انہوں نے اسرائیل کا استعمال کیا, اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کا استعمال کیا, لیکن تمام حربے جو ہیں ان کے وہ ناکام جا رہے ہیں. ان تمام حربوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ جہانگیر ترین کے بھائی کی موت پہ نیازی صاحب افسوس تک کرنے نہیں آئے, اور کہ وہی جہانگیر ترین ہے جو نیازی صاحب کی خاطر جہاز بھر بھر کے لوگوں کو توڑ توڑ کے لاتے رہے, حالانکہ ان کے بدترین دشمن یعنی کہ شہباز شریف جو جن کی پارٹی کے لوگوں کو وہ توڑ کے لاتے تھے وہ ان کے گھر میں گئے تعزیت کے لیے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مجھے بتائیے گا. قادیانیوں کے جو آج میں نے آپ کو ثبوت فراہم کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور مجھے بتائیے گا کہ نیازی صاحب کے دور حکومت میں یہ احمدی ڈاکٹر آصف محمود جو ہیں یہ کیملہ حارث اور پھر جا کے مرزا مسرور سے جو ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو صحت کی تقریب میں فحش ویڈیو پلے ہوا ہے, اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں, تو ایک دوسرے کے اکاؤنٹس کو ہیک کرنے کے لیے بھی یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اس کے لیے سائبر کرائم کو کیا کچھ کرنا چاہیے, جو بھی آپ کی تجاویز ہیں وہ بھی کامنٹ سیکشن میں دیجیے. اور آئیے بتائیے کہ میرے ویڈیوز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں, اور مزید آپ کیا دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.